कहते हैं कि बड़े भाई की पत्नी माँ समान होती है। भाभी, बड़ी भाभी माँ के बराबर होती है। दोस्तों, अगर इस रिश्ते को कोई देवर कलंकित कर दे और वहाँ पर दोनों भाभी और देवर वासना की आग में जलने लगे तो फिर उस घर की तबाही तो होनी ही होनी है। और दोस्तों, देवर भाभी का रिश्ता ऐसा नाजुक होता है, कहीं ना कहीं भाभी या देवर के दिल में और मन में अगर कहीं वासना पनप जाए तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। और बहुत से ऐसे केसेस हैं, बहुत ही ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इस तरह के खेल खेले गए हैं और उस घर की बर्बादी होना तय है। तो ऐसे ही सेम आज की कहानी में है, जहाँ पर एक भाभी और एक देवर अपने भाई से छुप करके रोजाना रंगलीला मनाती थी। और उसके भाई को जब शक होता है तो वो अपने भाई की शादी करा देता है। लेकिन शादी के बाद वो अपनी भाभी से संबंध बनाए रखता है और उससे संबंध नहीं तोड़ता है। उसके बाद में जो फिर उस घर में प्रलय आती है और उस घर में भूकंप आता है, जो तूफान आता है, वो उन घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं था। उनके सपने में ऐसा ख्वाब भी ये नहीं आया होगा कि शायद इस घर की कभी ऐसी बर्बादी होगी। दोस्तों, एक ऐसी कहानी मैनपुरी की जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। बस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हूँ चंदन भाई, आप देख रहे हैं टेक्नल भाई हमारा चैनल। तो आज मैं आपकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बस आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को पूरा सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए कहानी आपको आगे सुनाता हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला में मैनपुरी के रहने वाले शिवराज सिंह और देवराज सिंह में काफ़ी प्यार था। दोनों सगे भाई थे और दोनों ही मकान बनाने का ठेका लिया करते थे, यानी ठेके पर मकान बनाकर लोगों को दिया करते थे। और इसी काम में दोनों को अच्छी खासी कमाई हो रही थी और दोनों भाई बड़े मज़े के साथ, बड़े प्यार के साथ रह रहे थे। देवराज अपनी भाभी प्रियंका से खूब बातें किया करता था, खूब हंसी मजाक किया करता था। प्रियंका भी अब को देवर समझकर उसे हंसी मजाक कर लिया करती थी। लेकिन कभी उसने उसके मन में झांक करके नहीं देखा था कि देवर के मन में क्या चल रहा है। देवर भाभी की इस तरह के साथ रहने से कभी कभी शिवराज को शक होता था, यानी उसके बड़े भाई को शक होता था। तो उसके मजाक के लहरे में पिंकी यानी उसकी भाभी थी, वो कह दिया करती थी, क्या तुम अपने छोटे भाई से जलते हो? वो कभी कभी मुझसे हंस बोल लेता है तो तुम्हें शक होता है, जैसे वो तुम्हारा भाई है ऐसे ही मेरा भी भाई है। कभी सपने भी मत सोचना उसके बारे में। दोस्तों, शिवराज सोचता था कि शायद प्रियंका सही कह रही है। उसे क्या पता था कि उसका ये विश्वास आगे चलकर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। देवर का भाभी के प्रति झुकाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इस बात को प्रियंका महसूस कर रही थी। भाभू को लुभाने के लिए देशराज आए दिन उसकी पसंद की कोई न कोई चीज़ लाकर भाभी को देता रहता था। प्रियंका ने मना भी किया था तो देशराज ने हंसकर कहा कि भाभी, मैं तुम्हारे लिए जो चीज़ें लाता हूँ, क्या मेरा इस घर पर, क्या मेरे तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है? भाभी होने के नाते मैं तुम्हें कुछ लाकर तुम्हें दूं? इस तरह से देशराज ने बात को टाल दिया था। इस पर प्रियंका ने उसे कहा कि क्यों नहीं, तुम्हारा तो मेरे ऊपर पूरा हक है और मैं तुम्हारे इसीलिए सारे काम करती हूँ, जैसे तुम्हारे भैया के सारे काम करती हूँ, जैसे उनको खाना देना, उनके कपड़े छाटना और तमाम सारे काम, इसी तरह से मैं तुम्हारे काम सारा करती हूँ। दोस्तों, देशराज ने प्रियंका के पास आके जब एक दिन उसका हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़कर उसके द्वारा अकेले में हाथ पकड़ने से प्रियंका ना एकदम से चौंक गई और प्रियंका डर गई कि देशराज ये क्या कर रहे हो। देशराज कहता है कि भाभी, तुम्हारे चंचलता और तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे बेचैन कर रखा है, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। देखो देशराज, अब तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। दोस्तों, देशराज कहता है कि भाभी, आज मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और इस बात को सोचना ज़रूर, और मैं तुम्हें भैया से ज़्यादा खुश रखूँगा। देशराज ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। प्रियंका रात को जब अपने कमरे में अकेले लेटती है तो उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती है।
उधर देशराज मन ही मन में सोच रहा था कि मैंने भाभी से आज अपनी मन की बात तो कह दी है, कहीं वो मेरे भाई से इस बात को न बता दे। और इसी कष्ट में दोनों तरफ से आग लगी हुई थी। देशराज उधर कुछ सोच रहा था और प्रियंका इधर कुछ सोच रही थी। प्रियंका की आंखों से दूर तक नींद नहीं आ रही थी। प्रियंका तो सोचती रही कि अगर वो देशराज को लाइन दे देती है, देशराज को वो अपने ऊपर हावी कर लेती है, तो इसका नतीजा क्या होगा। इसी तरह प्रियंका रात भर करवटें बदलती रही और सुबह को वो उठकर जब देशराज के सामने आती है, क्योंकि एक ही घर में रहते थे, तो देशराज की नज़रें झुकी हुई थी। वो अपने भाभी के सामने आने से डर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं भाभी ये बात भाई को न बता दे। जब दोस्तों उसका भाई शिवराज काम पर जाने लगा तो देशराज ने कहा कि भाभी मैं भी काम पर जा रहा हूँ। तो जब देशराज काम पर जाने के लिए घर से निकलता है तो उसकी भाभी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आज तुम्हें काम पर नहीं जाना है, बल्कि मेरी तबीयत ख़राब है और तुम्हें मुझे मेरी दवाई लिवाना है, जाना है। उसके रोकने का उसको बहाना चाहिए था और इसी बहाने से उसको रोक लेती है। और उसको रोकने के बाद वो कहती है कि देशराज, मैंने रात भर तुम्हारे बारे में सोचा, मैंने तुम्हारे भैया से तुम्हारी शिकायत नहीं की, आज मैंने रात भर तुम्हारे बारे में सोचा और ये सोचकर इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मैं तुम्हारी ये प्रपोजल स्वीकार करती हूँ। ये सुनकर जो देशराज होता है वो पहले तो डर रहा था, लेकिन जब वो उसकी भाभी ने उसको हरी झंडी दिखा दी तो उसने अपनी भाभी को बाहों में जकड़ लिया और कहा कि भाभी बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लिया। दोस्तों उसकी भाभी कहती है कि देशराज, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को स्वीकार तो कर लिया है, तो लेकिन तुम मुझे कहीं छोड़ तो नहीं दोगे। देशराज कहता है कि नहीं भाभी, तुम कैसी बात कर रहे हो, तो मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा और इसी तरीके से प्यार करता रहूंगा जिस तरह से आज कर रहा हूं। अगर भैया ने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं हूँ तुम्हें स्वीकार करने के लिए, तुम्हें अपनाने के लिए, तुम घबराओ मत। दोस्तों अब दोनों की प्रेम कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। अब देशराज ने काम पर जाना भी बंद कर दिया था और पूरे पूरे दिन वो घर में ही पड़े रहता था। जब वो ज़्यादा समय तक घर में बिताने लगा तो गांव वालों को, मोहल्लों वालों को, आस पड़ोस वालों को उस पर शक होने लगा और शक होने के बाद में गांव में खिचड़ी पकने लगी, गांव में चर्चा होने लगी कि कहीं ना कहीं कि देशराज और उसकी भाभी के बीच कोई ना कोई नाजायज़ संबंध ज़रूर है, क्योंकि देशराज अच्छा भला काम पर जाता था और उसने काम पर जाना बंद कर दिया। जब ये बात उसके भैया को पता लगी, शिवराज को, तो उसने देशराज से कहा कि देशराज, हर वक्त घर में पड़े रहते हो, तुम आज से मेरे साथ काम पर चलोगे और पैसा इकट्ठा करो जाकि तुम्हारी शादी के लिए काम आएगा। दोस्तों अब शिवराज देशराज को अपने काम पर साथ ले जाने लगा। दिन में भाभी उसकी अकेली रहती थी, देवराज के साथ वो छल्ले उड़ाती थी। अब उसको वो टाइम नहीं मिल पा रहा था देशराज के रंग ललिया मनाने का। इसी तरह से अब शिवराज, उसके भाई ने देशराज के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया ताकि उसकी शादी हो जाए और जो इनके बीच में अगर संबंध है भी तो वो ख़त्म हो जाए। और जल्द भी उसकी तलाश ख़त्म हो जाती है और पास के ही गांव में एक हाई स्कूल पास लड़की राजकुमारी से उसका रिश्ता तय कर देता है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब राजकुमारी देशराज की दुल्हन बनकर उसके घर आती है। दोस्तों जब दुल्हन बनकर उसके घर आती है तो रात को, सुहाग रात पर, देशराज को अपनी पत्नी के साथ में होना चाहिए था, लेकिन वो पूरी रात अपनी पत्नी के पास नहीं गया। दोस्तों जब उसकी पत्नी ये देखती है कि इंतज़ार करके वो सो जाती है, सुबह को जब आँख खुलती है तो वो रोने लगती है। देशराज में कमरे में आता है और कहता है क्यों क्यों रो रही हो। पत्नी कहने लगी, तुम इतने भोले बन रहे हो कि आज हमारी सुहाग रात थी और तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था और तुम पूरी रात मेरे पास नहीं आए, तुम कहाँ थे तुम। देशराज ने कहा कि भाभी की तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। अब बड़ी भाभी है, घर की बड़ी है, उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा है, अगर मैं उनके पास ना जाता, उनको दवाई ना लिवाता, उनकी देखभाल ना करता तो फिर मुझे वो क्या कहती। दोस्तों राजकुमारी बोली कि उनका ख्याल रखने के लिए बड़े भैया हैं और
दोस्तों तुम्हें क्या ज़रूरत थी? देशराज अपने पत्नी को किसी न किसी तरह से समझा देता है। इसी तरह से उसकी पत्नी पहले ही दफ़ा में 4 दिन वहाँ रही और देशराज ने एक बार भी उसके पास में आकर उसकी आवभगत नहीं की, उसके साथ में कुछ भी नहीं किया। दोस्तों जब पत्नी 4 दिन के बाद अपने मायके पहुंचती है तो अपने मायके में ये बात अपनी माँ को बताती है और कहती है कि मुझे कहीं ना कहीं शक है कि देशराज अपनी पत्नी से हिला हो, अपनी 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 भाभी से लगा हुआ है। उसने 4 दिन तक मेरे पास आया भी नहीं और ना ही मेरे साथ सुहागरात मनाई और ना ही 3-4 दिन तो ने कुछ किया। उसकी माँ कहती है कि बेटे अब उस घर की इज्जत तेरे हाथ में है, उस घर की मान मर्यादा को प्रूफ मत देना और अपने पति को अच्छे से समझाना। तेरा पति समझदार है, अच्छा करता खाता है, तो इसलिए हमारा तुम्हारा समझाना यही है कि अपनी गृहस्थी को सही करके चला लेना। दोस्तों वापस कुछ दिन अपने मैके रहने के बाद में वो वापस अपने राजकुमारी अपने जो ससुराल आती है, देशराज के पास आती है, तो देशराज उसके ऊपर उसको शक तो पहले ही दिन हो गया था, अब वो उसको नज़र रखने लगी। देशराज कभी अपने पत्नी के पास आता, कभी नहीं आता, कई कई दिन तक अपने पत्नी के पास नहीं आता। एक दिन उसकी पत्नी ने उसके ऊपर जब नज़र रख रही थी तो उसकी पत्नी वो बहाने बना कर के वो कहता है कि आज रात को मैं घर वापस नहीं आऊँगा, मुझे कहीं किसी काम से बाहर जाना है। वो काम से बाहर कहकर बहाने बना कर के वो चला जाता है और रात में चुपके से अपने भाभी के कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो है वो भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। रात को उसकी भाभी अकेली थी और रात भर अपने भाभी के साथ वो गुजारता है। यानी शादी होने के बाद में भी देशराज बाज नहीं आ रहा था। दोस्तों पत्नी नज़र रखी होता, पत्नी ने उसको चुपके से जाते हुए उसको देख लिया। उस वक्त तो पत्नी ने वहाँ पर कोई झगड़ा खड़ा करना और उसको पकड़ना वहाँ पर उचित नहीं समझा। वो अपनी इज्जत को समझकर, अपनी मान मर्यादा को समझकर या घर वालों की इज्जत की समझकर वो चुप हो गई और खून का घूंट पी लिया। लेकिन उसके बाद में उसके मन में ठान लिया था कि वो अपनी जेठानी को सबक ज़रूर सिखाएगी। जब तक उसकी जेठानी देशराज को नहीं रोकेगी तब तक देशराज मानने वाला नहीं है। या तो देशराज को ही मरना पड़ेगा या तो फिर उसकी भाभी को ही मरना पड़ेगा। राजकुमारी जो उसको इतना गुस्सा आ गया था, उसने ठान लिया था कि एक मैं अब अपनी भाभी को ही यानी अपनी जेठानी को ही जान से ख़त्म कर दूंगी। और यही सोचकर अपनी प्लानिंग के साथ वो अब इस मौके के इंतज़ार में थी कि किस दिन घर खाली हो, ये दोनों भाई कहीं बाहर जाएं और मैं अपने काम को अंजाम दूँ। इसी जुगाड़ में लगी रही और उसने एक कुल्हाड़ी तैयार करके अपने पास में रख ली। एक दिन किसी रिश्तेदारी में कोई फंक्शन था और दोनों भाइयों को वहाँ जाना था। उस रिश्तेदारी में फंक्शन में दोनों भाइयों को जाना था। जब दोनों भाई वहाँ पर चले गए तब दिन में राजकुमारी जो होती है प्रियंका से कहती है कि भाभी बहुत दिन हो गए और मन मुटाव हमारे दोनों के बीच में चलते हुए, आज भी रात है, तुम भी थोड़ा ख्याल रखा करो और मैंने देशराज को समझा दिया है, इसलिए मेरे पति को तुम थोड़ा अपने से दूर रखा करो। प्रियंका ने जब ये बात सुनती है तो वो उससे कहती है कि अगर तुझे अपने पति का इतना ही ख्याल है तो अपने आप क्यों नहीं रोकती, मुझसे क्यों कहती हो? तो तेरे अंदर अगर हिम्मत है मेरे पास आने से उसको रोक ले। अपनी जेठानी की बात सुनकर राजकुमारी दंग रह जाती, हैरान रह जाती है और वो कुल्हाड़ी जो उसने इंतजाम करके रखा हो तो बना करके रखा था, उस कुल्हाड़ी को उठाती है और तड़ाप से उसके सर में मार देती है। जैसे ही कुल्हाड़ी उसके प्रियंका के सर में लगती है वो चारों घूमकर गिर जाती है, उसके चीखें भी नहीं निकल पाती हैं और वो उसे कोई विरोध भी नहीं कर पाती। पहले ही वार में वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, जाग चुकी थी। जब प्रियंका को मार देती है राजकुमारी तो फिर अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम देखती है। जैसे कैसे करके रात होने का इंतज़ार करती है। जब रात हो जाती है तो वो एक गड्ढा पास में, घर के पास में गड्ढा खुदा हुआ था, लगभग कुछ ही दूरी पर 50 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा खुदा हुआ पड़ा हुआ था पहले से ही। तो उसकी लाश को खींचती है और वह उस गड्ढे में उसको डालकर आ जाती है। तो और चुपचाप घर में जहाँ पर उसने उसको हत्या की थी वहाँ पर खून साफ कर देती है।
रात को जब दोनों भाई घर से मतलब फंक्शन से लौट कर घर वापस आते हैं, तो वो शिवराज जो है अपने पत्नी को घर में नहीं पाता है। जब पत्नी को घर में नहीं पाता है तो वो राजकुमारी के पास आता है और कहता है कि राजकुमारी, मेरी पत्नी कहाँ गई है, क्या तुम्हें कुछ पता है? राजकुमारी कहती कि मैंने उसको दिन में एक थैले में कुछ कपड़े रखे होते और उसको यहाँ से जाते हुए देखा है। दोस्तों, शिवराज को यकीन नहीं होता कि ऐसे बिना बताए प्रियंका कैसे जा सकती है, अपनी बच्ची को छोड़कर कैसे जा सकती है। फिलहाल शाम हो चुकी, रात हो चुकी। अब शिवराज के पास सब्र करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इधर राजकुमारी अपने पति को खाना वाना दे करके सो चुकी थी। सुबह जब होती है और गांव वाले उस गड्ढे के आसपास से जब गुजरते हैं तो उसमें एक मरी हुई औरत पड़ी हुई थी। जब वो देखते हैं, ये प्रियंका की लाश थी। गांव में एक हल्ला मच जाता है। गांव में लोगों के जबानों पे चर्चा हो जाता है कि शिवराज की पत्नी प्रियंका को किसी ने मारकर इस गड्ढे में डाल दिया है। दोस्तों, इसी तरह से पुलिस को भी खबर लग जाती है। पुलिस आती है, जब उसकी छानबीन करती है तो पता चलता है कि राजकुमारी ने उसको मौत के घाट उतारा है। राजकुमारी भागने के ही चक्कर में थे तो उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे गिरफ्तार करने के बाद में फिर जब उसको पुलिस तक पूछा जाता है, उसे पूछताछ की जाती है, तो शुरू से आखिर तक तो वो सारी कहानी बता देती और उसने कहा कि प्रियंका मेरे पति के साथ गुलछल्ले उड़ा रही थी और प्रियंका ने कभी भी मेरे पति, मेरे देवर को समझाने की कोशिश नहीं की कि वो कैसे दोनों के बीच नाजायज रिश्ते हैं और इस रिश्तों को कलंकित कर रही है। मैंने भी उसको बहुत समझाया, जब वो नहीं मानी और उसने मना कर दिया कि मैं उसके पति से दूर नहीं होंगी, तो फिर गुस्से में आकर मैंने उसकी हत्या कर दी। सारी पूछताछ के बाद उसको अदालत में पेश किया जाता है और उसको फिर जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी देवर और भाभी की नाजायज संबंधों की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। चलिए अगली वीडियो में फिर हम आज नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।